चलो, तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, दो तीन चीजों का मतलब भी समझ लिया, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है वो भी देख लिया, आउटकम का मतलब क्या है वो भी देख लिया, इवेंट का मतलब क्या है वो भी देख लिया, और साथ में ये भी देख लिया, समझ लिया कि अगर कोई एसोसिएटेड इवेंट है तो कैसे निकलेगी उस एसोसिएटेड इवेंट की प्रोबेबिलिटी। चलिए आइए एक और गजब का क्वेश्चन करें जो अपन कल पढ़ रहे थे उसी पर बेस्ड। जबरदस्त एक सवाल। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कहता है टू नेचुरल नंबर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड। दो नेचुरल नंबर रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू नेचुरल नंबर, बल्कि यहां थोड़ा सा लैंग्वेज को सेट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, टू नेचुरल नंबर x and y are randomly selected. What is the probability that x square plus y square is divisible by 10? बहुत बढ़िया। दो नेचुरल नंबर x और y रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर सेलेक्ट करिए x एंड y। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर दो नेचुरल नंबर x और y रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं तो क्या संभावना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 से डिविजिबल हो। अब 10 से जो डिविजिबिलिटी की कंडीशन है या 10 से जो डिविजिबिलिटी है वो केवल यूनिट्स प्लेस पर डिपेंड करती है। अगर यूनिट्स प्लेस 0 हो गई तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, और अगर यूनिट्स प्लेस 0 नहीं हुई तो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए यहां पर जो है बहुत गजब का सवाल है और हम गजब की बात सीखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। सब बच्चे देखें, यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा यूनिट्स प्लेस ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर की यूनिट्स प्लेस क्या हो सकती है। अगर कोई भी नेचुरल नंबर अगर हमको गिवन हो, तो किसी भी नेचुरल नंबर की यूनिट्स प्लेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ही होगी। और यहां पर हम बात करने जा रहे हैं यूनिट्स प्लेस ऑफ एन स्क्वायर। अगर नेचुरल नंबर की यूनिट्स प्लेस 0 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस 0 होगी, उसके स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस 1 होगी, उसके स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस 4 होगी, उसके स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस 9 होगी, उसके स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस 6 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 4 होगी और 1 होगी। यानी अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसकी यूनिट्स प्लेस 0 1 4 5 6 या 9 ही होगी। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी यूनिट्स प्लेस 0 1 4 5 6 9 ही होगी। यहां पर एक बात और समझने की जरूरत है कि 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है कि यूनिट्स प्लेस की 10 पॉसिबिलिटी हैं, उनमें से एक ही इसको फेवर करती है। यूनिट्स प्लेस 1 होने की प्रोबेबिलिटी 2/10 है, क्योंकि यूनिट्स प्लेस की 10 पॉसिबिलिटी हैं जिनमें से 2 इसको फेवर करती हैं, 1 1। यूनिट्स प्लेस 4 होने की प्रोबेबिलिटी 2/10 है, क्योंकि टोटल यूनिट्स प्लेस की 10 पॉसिबिलिटी हैं जिनमें से 2 इसको फेवर करती हैं। यूनिट्स प्लेस 5 होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, यूनिट्स प्लेस 6 होने की प्रोबेबिलिटी 2/10 है, और यूनिट्स प्लेस 9 होने की प्रोबेबिलिटी भी 2/10 है। ये ध्यान दें, यूनिट्स प्लेस क्या होगी उसकी हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल ली। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी यूनिट्स प्लेस 0 1 4 5 6 9 ही होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी यूनिट्स प्लेस 0 1 4 5 6 9 ही होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। अब सवाल ये उठता है, अगर यूनिट्स प्लेस 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर की यूनिट्स प्लेस की 10 पॉसिबिलिटी हैं, उनमें से एक ही इसको फेवर करता है। यूनिट्स प्लेस स्क्वायर की 1 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/10 है, कि यूनिट्स प्लेस की टोटल 10 पॉसिबिलिटी हैं जिसमें 2 इसको फेवर करती हैं। अब आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखें तो हम चाहते हैं कि इसकी यूनिट्स प्लेस 0 आ जाए जोड़ने के बाद। अब हम लोग जान चुके हैं
कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसकी यूनिट्स प्लेस की यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा कैसे होगा कि इसकी यूनिट्स प्लेस प्लस इसकी यूनिट्स प्लेस मिलके 0 बना दे यूनिट्स प्लेस पर? या तो दोनों की यूनिट्स प्लेस 0 0 हो जाए, या 9 1 हो जाए, या 1 9 हो जाए, या 6 4 हो जाए, या 4 6 हो जाए, या 5 5 हो जाए, और कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि किसी भी स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस 0 1 4 5 6 9 ही होगी। तो इनका सम करने के बाद भी यूनिट्स प्लेस पर 0 आ जाए तो उसके लिए केवल यही पॉसिबिलिटी है, 0 0 9 1 1 9 6 4 4 6 5 5। क्या और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आप लोगों को? 9 6 4, बस और नहीं दिख रही। 0 0 होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10 इंटू 1/10 प्लस 9 1 होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/10 इंटू 2/10 प्लस 1 9 होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/10 इंटू 2/10 प्लस 6 4 होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/10 इंटू 2/10 प्लस 4 6 होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/10 इंटू 2/10 प्लस 5 5 होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10 इंटू 1/10। जोड़ लेंगे, ये आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी कि अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर चुने जाएं तो उनका स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 से डिविजिबल हो। प्लीज कॉपी डाउन। यहां पर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई और ऐड कैसे हो रही है वो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मैं बताता हूं आपको। जब भी केस बनते हैं 0 0 हो जाए या 9 1 हो जाए या जहां पर भी हिंदी का या आएगा वहां पर ऐड होगा। या का मतलब या ये या ये या ये या ये या ये या ये, यानी इस बात को यूं समझिए कि जहां पर भी हिंदी का या अंग्रेजी का और आता है वहां एडिशन होता है, और जहां पर हिंदी का और या अंग्रेजी का एंड आता है तो वहां मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखिए, अगर इसकी यूनिट्स प्लेस 0 है तो इसकी यूनिट्स प्लेस 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी यूनिट प्लेस 0 एंड इसकी यूनिट्स प्लेस 0, और या इसकी यूनिट्स प्लेस 9 इसकी यूनिट्स प्लेस 1, या इसकी यूनिट्स प्लेस 1 इसकी यूनिट्स प्लेस 9, ये अगर 0 है तो ये 0 ही होना चाहिए और कोई केस नहीं है। इस चीज को अपन इंग्लिश में पढ़ें, इसकी यूनिट्स प्लेस 0 हो एंड इसकी यूनिट्स प्लेस भी 0 हो, और इसकी यूनिट्स प्लेस 9 हो एंड इसकी यूनिट्स प्लेस 1 हो। तो जो कंडीशनल है एंड वो सब मल्टीप्लाई होंगे, और जो केसेस हैं या तो 0 0 हो जाए, या 9 1 हो जाए, या 1 9 हो जाए, या 6 4 हो जाए, या 4 6 हो जाए, या 5 5 हो जाए, वो आपस में ऐड होंगे। ध्यान रखना, केसेस का मतलब या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो केसेस तो आपस में जुड़ते हैं, और केस के अंदर आमतौर पर मल्टीप्लिकेशन ही होता है, क्योंकि केस के अंदर क्या होगा, इसकी यूनिट्स प्लेस 0 हो एंड इसकी यूनिट्स प्लेस 0 हो, और इसकी यूनिट्स प्लेस 1 हो एंड इसकी यूनिट्स प्लेस 1, और इसकी यूनिट्स प्लेस 1 हो एंड इसकी यूनिट्स प्लेस 9 हो। जो कंडीशन है कि भैया इसकी भी 0 एंड इसकी भी 0, ऐसा तो नहीं है इसकी 0 हो जाए या इसकी कुछ भी हो जाए, नहीं, इसकी 0 हो एंड इसकी भी 0 हो, तो ये मल्टीप्लाई होंगे और केसेस आपस में हमेशा ऐड होंगे। ऐड क्यों होंगे? क्योंकि ये होने पर भी काम बन जाएगा, ये होने पर भी काम बन जाएगा, ये होने पर भी काम बन जाएगा। कॉपी करिए। हाँ, और आगे बात करते हैं, बस बस बस, आइए और बात करते हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान देंगे। वापस से एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 स्क्वायर्स आउट ऑफ द 64 स्क्वायर्स ऑन चेस बोर्ड पर 64 स्क्वायर्स होते हैं, उनमें से कोई 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स out of the 64 squares on chessboard are selected randomly. What is the probability that they have a side in common? Yes.
क्या बोला जा रहा है, 2 स्क्वायर्स आउट ऑफ द 64 स्क्वायर्स ऑन चेस बोर्ड। चेस बोर्ड पर जो टोटल 64 स्क्वायर हैं, आइए छोटा चेस बोर्ड बना लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए, ये 64 स्क्वायर्स हैं चेस बोर्ड पर। इन 64 स्क्वायर्स में से कोई भी 2 स्क्वायर रैंडमली चुना जाता है, कोई भी 2 स्क्वायर रैंडमली, ये कोई भी। तो क्या संभावना है कि उन दोनों स्क्वायर्स में एक साइड कॉमन हो। तो टोटल चुनने के तरीके तो 64C2 हो जाएंगे। टोटल 64 स्क्वायर हैं, उनमें से कोई भी 2 चुन लें। अब फेवरेबल तरीका यूं समझें कि अब आपको एक साइड कॉमन लेनी है। तो अगर साइड कॉमन लेनी है तो या तो लगातार 2 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर चुनेंगे या 2 वर्टिकल स्क्वायर चुनेंगे। अगर साइड कॉमन लेनी है तो या तो 2 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर चुनेंगे या 2 वर्टिकल स्क्वायर चुनेंगे। अगर अपन को साइड कॉमन लेनी है देन आइदर वी विल सेलेक्ट 2 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर्स और वी विल सेलेक्ट 2 वर्टिकल स्क्वायर्स, तभी एक साइड कॉमन आएगी। अब मेरी बात को सुने, अगर हॉरिजॉन्टल स्क्वायर की पहले गिनती करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल स्क्वायर चुनने हैं तो रो में चुनने पड़ेंगे। कितनी रो हैं? 8 रो हैं। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 5वीं रो, 6ठी रो, 7वीं रो, 8वीं रो, टोटल 8 रोज हैं एक्चुअली। पहली रो में 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनने के कितने तरीके हैं? एक तरीका ये दोनों चुन लो, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा, 5 6 7। पहली रो में 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनने के 7 तरीके, तो दूसरी रो में भी 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनने के 7 तरीके, तीसरी रो में भी 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनने के 7 तरीके, तो टोटल 8 रोज हैं। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव हॉरिजॉन्टल चुनने के 7 × 8 प्लस या तो 2 हॉरिजॉन्टल चुन लो कॉन्जिक्यूटिव या 2 वर्टिकल चुन लो कॉन्जिक्यूटिव। तो 2 हॉरिजॉन्टल कॉन्जिक्यूटिव चुनने के 7 × 8 वेज हो गए। अब 2 वर्टिकल कॉन्जिक्यूटिव चुनने हैं तो वर्टिकल कॉन्जिक्यूटिव तो कॉलम में चुन पाएंगे। कॉलम भी कितने हैं हमारे पास? टोटल 8 कॉलम है। तो पहले कॉलम में 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनने का 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले कॉलम में 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनने के 7 तरीके, दूसरे कॉलम में भी 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनने के 7 तरीके, तीसरे कॉलम में भी 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनने के 7 तरीके। तो 7 × 7 + 7 7 × 8 आ गई प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल तरीके से 2 स्क्वायर चुनने के तरीके डिवाइड बाय टोटल तरीके से 2 स्क्वायर चुनने के तरीके। टोटल 2 स्क्वायर चुनने के तरीके 64C2 हो जाएंगे और फेवरेबल तरीके से 2 स्क्वायर चुनने के तरीके या तो 2 कॉन्जिक्यूटिव हॉरिजॉन्टल में चुनिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिकल में चुनिए। कॉपी कर लीजिए। आइए और सवाल ले। इन सवालों को ध्यान से देखें, इन सवालों को ध्यान से देखें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन कहता है 7 persons are asked their day of birth। 7 लोगों की डे ऑफ बर्थ पूछी जाती है। संडे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 7 लोगों से उनका डे ऑफ बर्थ पूछते हैं। संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। 7 पर डे ऑफ बर्थ पूछते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द probability that exactly 4 of them have the same day of birth। क्या संभावना है कि एग्जैक्टली उनमें से 4 लोगों का सेम डे ऑफ बर्थ हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that exactly 4 of them have the same day of birth। 4 लोगों का सेम डे ऑफ बर्थ। अब आइए पहले टोटल की बात करें। टोटल कितने केस बनेंगे? पहले आदमी के पास कितने चॉइस हैं जवाब देने को? 7 चॉइस हैं जवाब देने को।
भाई 7 लोगों को रोका गया है, तो पहले आदमी को अगर अपना डे ऑफ बर्थ बताना है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है। तो पहले आदमी के पास भी 7 चॉइस, दूसरे के पास भी 7 चॉइस, तीसरे के पास भी, चौथे के पास भी, पांचवें के पास भी, छठे के पास भी और सातवें के पास भी। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो आंसर्स हमको मिल सकते हैं, टोटल आंसर्स जो हमको मिल सकते हैं वो हैं 7 रेज पावर 7 आंसर। टोटल इतने आंसर मिल सकते हैं। भाई 7 लोगों को रोका गया है और 7 दिन है हफ्ते में, तो पहला व्यक्ति कोई भी दिन बता सकता है, अपन को पता नहीं हो कब पैदा हुआ है। तो टोटल जो पॉसिबल आंसर्स हैं, वो 7 की पावर 7 पॉसिबल आंसर्स हमारे पास आ सकते हैं। अब इसके अंदर बोल रहा है एग्जैक्टली 4 ऑफ देम, एग्जैक्टली 4 लोगों का सेम डे ऑफ बर्थ हो। तो ठीक है, सुनिए ध्यान से। 7 में से 4 लोग चुनो, उनको कोई एक डे ऑफ बर्थ दे दो। अब हम फेवरेबल केस काउंट कर रहे हैं कि 4 लोगों का एक ही डे ऑफ बर्थ हो। तो हम क्या करते हैं, 7 में से 4 लोग चुनते हैं और उनको कोई एक दिन दे देते हैं। तो 4 लोग चले गए, बचे कितने, 3 लोग, और एक दिन भी चला गया, क्योंकि एग्जैक्टली 4 लोगों का सेम डे ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आपने 4 लोगों को मान लो संडे दे दिया, तो अब संडे और किसी को नहीं देना है, क्योंकि संडे अगर और किसी को दे दोगे तो एग्जैक्ट 4 लोगों का सेम डे ऑफ बर्थ थोड़ी, फिर तो 4 से ज्यादा का हो जाएगा। 7 में से 4 लोग चुने और उनको कोई एक दिन अलॉट कर दिया। अब ये 4 लोगों को एक दिन अलॉट हो गया, बचे कितने दिन, 6 दिन। बचे कितने लोग, 3 लोग। 3 लोग 6 दिन है, तो पहले के पास भी 6 चॉइस, दूसरे के पास भी 6 चॉइस, तीसरे के पास भी 6 चॉइस। आ गया आंसर 7C4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। एक बार फिर सुन ले फेवरेबल वाला हिस्सा। हम चाहते हैं 4 लोगों का एग्जैक्टली सेम डे ऑफ बर्थ हो, तो हम 7 में से 4 लोग चुनते हैं, उनको कोई एक दिन अलॉट कर देते हैं। 7 में से 4 लोग चुनते हैं, उनको कोई एक दिन अलॉट कर देते हैं। तो भैया 4 लोगों का सेम डे ऑफ बर्थ आ गया। अब 4 लोगों को हटा दो, उनका एक दिन अलॉट हो गया। बचे 3 लोग, और वो दिन भी हटाओ, क्योंकि उस दिन में अपन को एग्जैक्टली 4 लोग चाहिए थे, तो 4 लोग आ चुके हैं। अब 6 दिन बच गए, 3 लोग बच गए। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले आदमी के पास भी जवाब देने को 6 चॉइस, दूसरे आदमी के पास भी जवाब देने को 6 चॉइस, और तीसरे आदमी के पास भी जवाब देने को 6 चॉइस। So this is the probability that exactly 4 of them have the same day of birth. फिगरिए, अब हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान है, फेवरेबल अपॉन टोटल। बस फेवरेबल अपॉन टोटल की और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से काम बन गया। अब प्रोबेबिलिटी पीएनसी और सेट थ्योरी का गजब का मिक्सचर है। प्रोबेबिलिटी इज अ ह्यूज मिक्सचर ऑफ सेट थ्योरी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही ज्यादा यूज आया। अब हम यहां पर सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें देखेंगे। एकदम ध्यान से बोर्ड पर देखें। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सेट थ्योरी फॉर 2 इवेंट्स। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं 2 इवेंट के लिए सेट थ्योरी, और देखिए कि इसके अंदर कैसे लगती है प्रोबेबिलिटी। सेट थ्योरी फॉर 2 इवेंट्स कंसिडर करिए। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये है इवेंट ए और ये है इवेंट बी। ये यूनिवर्सल सेट है, ध्यान देखेंगे। हाँ, अब यहां पर मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा और काफी सारी नई नई चीजें आने वाली हैं, उनको सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स। यूनिवर्सल सेट का मतलब सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स। अब यहां पर एक एक चीज देखते जाए। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती थी, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती थी फेवरेबल आउटकम्स, बोर्ड पर देखिए, अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर फेवरेबल आउटकम n है, टोटल आउटकम m हो जाएंगे। ये हो गया E।
तो किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने को ई डैश से डिनोट करते हैं या ई बार से डिनोट करते हैं या ई कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। हम तो ई डैश लगाएंगे क्योंकि डैश लगाना आसान होता है। इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब ना होने के फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? टोटल आउटकम तो अभी भी एम ही है। एन आउटकम होने से ये होता था, तो किन आउटकम से ये नहीं होगा? बचे हुए आउटकम से ये नहीं होगा। तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी m माइनस एन अपॉन एम, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस एन अपॉन एम इज इक्वल टू 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, या तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एक और चीज समझिए, यहां से देखिए, जो n है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, वो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? m। हो सकता है एक भी आउटकम फेवर ना करता हो या सारे के सारे आउटकम फेवर करते हो। तो अगर m से डिवाइड कर दें, तो m से अगर डिवाइड कर देंगे तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब डेड इवेंट, वह इवेंट हो ही नहीं सकता, असंभव, कोई भी आउटकम फेवर करता ही नहीं है। और 1 का मतलब श्योर इवेंट, यानी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इवेंट होगा ही होगा। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं डाइस फेंकूं तो क्या संभावना है 10 से बड़ा नंबर आ जाए, तो ये डेड इवेंट है, कुछ भी कर लो नहीं होगा। और अगर मैं बोलूं कि मैं अगर डाइस फेंकूं तो क्या संभावना है 10 से छोटा नंबर आए, 10 से छोटा नंबर आए, तो श्योर इवेंट होगा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। कोई भी इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, बिल्कुल याद होना चाहिए। किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, लेकिन उसका ना होना का कैलकुलेशन बड़ा इजी होता है, तो हम उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि या तो कोई चीज होगी या नहीं होगी। अरे हवा में झूलती तो रहेगी नहीं। कोई भी इवेंट है, कोई भी आउटकम है, या तो आएगा या नहीं आएगा, दो ही बातें होंगी। तो उसके आने की संभावना प्लस उसके ना आने की संभावना हमेशा 1 होगी, और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। ये दो इंपॉर्टेंट बातें अपन ने यहां पर कर ली है। आइए यहीं पर एक और चीज मैं आपको बताऊं, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेट थ्योरी पर। प्रोबेबिलिटी के बजाय कभी कभी ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट भी पूछ लिया जाता है, उसकी भी बात समझें। फेवरेबल आउटकम n है, तो यहां पर समझें आउटकम्स फेवरिंग e, आउटकम जो इवेंट e को फेवर करते हैं वो n है। तो मैं अगर यहां पर बोलूं आउटकम अगेंस्ट e, जो कि फेवर नहीं करते वह n/n है। कोई भी इवेंट e है, टोटल आउटकम अगर m है, तो जो आउटकम उसको फेवर करते हैं अगर वो n है, और आउटकम जो फेवर नहीं करते तो m-n हो जाएंगे। कभी कभी प्रोबेबिलिटी के बजाय इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ e। ऑड्स इन फेवर ऑफ e का मतलब होता है आउटकम्स फेवरिंग डिवाइडेड बाई आउटकम्स अगेंस्ट, यानी इसका मतलब होता है n/m-n। ये मतलब होता है, कोई आपसे ऑड्स इन फेवर ऑफ ई पूछ ले या ऑड्स इन फेवर ऑफ ई बता दे, तो ये उसका मीनिंग है। क्या ऑड्स इन फेवर से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? हाँ, ऊपर नीचे
m से डिवाइड कर दें तो n बाई एम अपॉन 1 माइनस n बाई एम, यानी ध्यान से देखें होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पीई, यानी ध्यान से देखें होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ई का मतलब होता है होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय ना होने की प्रोबेबिलिटी। इसी में एक और शब्द जुड़ जाता है, वो होता है ऑड्स अगेंस्ट ई। कोई इवेंट ई है ऑड्स अगेंस्ट, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है आउटकम अगेंस्ट इसी का उल्टा अपॉन आउटकम्स फेवरिंग, यानी इसका मतलब हो जाएगा m माइनस एन अपॉन एन, यानी इस चीज को ऊपर नीचे डिवाइड कर दें m से तो 1 माइनस एन बाई एम अपॉन एन बाई एम, यानी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन होने की प्रोबेबिलिटी, यानी ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए ऑड्स इन फेवर ऑफ ई का क्या मतलब है, ऑड्स अगेंस्ट ई का क्या मतलब है। कभी कभी कुछ सवालों में इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ई ये हैं, ऑड्स अगेंस्ट ई ये हैं, तो ऑड्स इन फेवर गिवन है तो प्रोबेबिलिटी निकाल लें होने की, ऑड्स अगेंस्ट गिवन है तो भी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। 4 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, 4 इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान देंगे। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी। 0 मतलब डेड इवेंट, 1 मतलब श्योर इवेंट। ऑड्स इन फेवर ऑफ ई का क्या मतलब है, ऑड्स अगेंस्ट ई का क्या मतलब है। इन चारों को कॉपी करें तो सेट थ्योरी की ओर बढ़ें। तो ये 4 चीजें अपन ने देख ली, ठीक है। अब ये 4 चीजें देखने के बाद इसको यहां से मिटा देते हैं, इसकी यहां जरूरत नहीं है इस पेज पर, मतलब तो ये 4 चीजें देखनी जरूरत थी सेट थ्योरी के पहले। अब ये 4 चीजें अपन लोगों ने देख ली हैं। अब इन 4 चीजों को देखने के बाद अब हम बात करेंगे सेट थ्योरी फॉर 2 इवेंट्स की, है ना, वरना मिक्स हो जाता है वो सब, नोट्स में गड़बड़ हो जाता। अब हम बात करेंगे सेट थ्योरी फॉर 2 इवेंट्स। बिल्कुल ध्यान देना है, 2 इवेंट की सेट थ्योरी जानने के लिए जो बेसिक बात चाहिए थी अपन ने देख ली। अब आइए कंसिडर करते हैं, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है, यानी सैंपल स्पेस। दिस इज सैंपल स्पेस एस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसके अंदर सारे आउटकम्स हैं एक्चुअली, इनमें से कुछ आउटकम्स के आने पर इवेंट ए हो जाएगा, जो आउटकम इस गोले के अंदर हैं उनके होने पर इवेंट ए हो जाएगा, और कुछ आउटकम्स हैं जिनके होने पर इवेंट बी हो जाएगा। आइए अलग अलग जगह का थोड़ा नामकरण कर दें। अगर ये वाला हिस्सा देखें तो ये है ए एंड बी डैश, यानी इस हिस्से को अगर अपन देखते हैं, आइए हिस्सों को अलग अलग कर दें। अगर इस हिस्से को हम लोग देखते हैं तो इस हिस्से का मीनिंग है ए हो और बी ना हो। इस हिस्से को देखें तो ए ना हो एंड बी हो। ये इतना सा हिस्सा अगर अपन देखें तो यहां पर इवेंट ए नहीं हो रहा है लेकिन इवेंट बी हो रहा है। इस इतने से हिस्से को अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहां पर बात करें इस हिस्से की तो ए भी हो रहा है एंड बी भी हो रहा है, और ये जो बाहर जो बच गया ये वो सारे आउटकम हैं जो ना ए हो रहा है ना ही बी हो रहा है। तो मैंने अलग अलग हिस्सों को मार्क कर दिया। आइए एक एक चीज को देखें। सबसे पहली चीज आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1, कम से कम कोई एक हो जाए। यूनियन का मतलब है केवल ए हो जाए तो भी चलेगा, केवल बी हो जाए तो भी चलेगा, दोनों हो जाए तो भी चलेगा। यूनियन का मतलब होता है ए यूनियन बी, यानी कम से कम कोई एक इवेंट हो जाए। भैया केवल ए हो जाए कोई दिक्कत नहीं, केवल बी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो दिक्कत नहीं, कम से कम कोई एक तो होना चाहिए। ध्यान देना है सेट थ्योरी पर, गजब के सवाल आएंगे इस पर। तो एटलीस्ट 1। अब प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी में फॉर्मूलो लिखने का बेस्ट तरीका है
एरिया की तरह सोचो। सेट थ्योरी में फॉर्मूले लिखने का बेस्ट तरीका है एरिया की तरह सोचो। एटलीस्ट वन का मतलब है मुझे ये वाला पूरा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया भी चाहिए, ये वाला एरिया भी चाहिए, ये सब मिला के ये पूरा ए यूनियन बी बनता है। ये पूरा ए यूनियन बी, केवल ए हो जाए तो भी चलेगा, केवल बी हो जाए तो भी चलेगा, ए और बी दोनों हो जाए तो भी चलेगा। तो ये पूरा एरिया मिला के ए यूनियन बी बनता है। तो आइए अगर इसमें एक ही प्रोबेबिलिटी जोड़ दें तो ये दोनों एरिया आपने एक एक बार जोड़ दिए, प्लस अगर इसमें बी की प्रोबेबिलिटी जोड़ दें तो ये एरिया एक बार आ गया, लेकिन कॉमन एरिया दो बार आ गया। लेकिन आपको हर एरिया कितनी बार चाहिए? एक एक बार चाहिए। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अगर हमने एक बार घटा दी तो यहां पर 2 के बजाय 1 आ जाएगा। तो ये लीजिए, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। आइए और सिंबल देखें और नोटेशन देखें और समझें। एक और सिंबल देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। इस सिंबल का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं ए माइनस बी, और इसका मतलब होता है ए हो एंड बी ना हो। चिन्हों का बहुत ध्यान रखना, ये ऐसे चिन्ह है, बैक स्लैश पढ़ते हैं इसको। बैक स्लैश इसलिए पढ़ते हैं कि पीछे से शुरू होता है, पीछे से बैक स्लैश। तो बैक स्लैश ये ए माइनस बी, ए हो और बी ना हो, ए हो और बी ना हो, यानी ये हिस्सा। तो इसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, अगर ए को जोड़ दें तो दोनों एरिया एक एक बार आ गए, लेकिन हमको केवल ये चाहिए ए हो और बी ना हो, तो इसमें से घटा देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर इसको याद रखना बहुत आसान होता है, जो हो रहा है, कौन हो रहा है? ए हो रहा है। जो हो रहा है उसमें से दोनों के होने का घटा दीजिए। जैसे मैं आपसे यहीं पर अगर पूछूं, जैसे मैं आपसे यहीं पर पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो और ए ना हो, तो बहुत आसान है, जो हो रहा है उसमें से दोनों का होना घटा दीजिए। बी हो और ए ना हो, तो कौन सा इवेंट हो रहा है? बी इवेंट हो रहा है, तो उसमें से दोनों का होना घटा दीजिए, तो वो वाला केस बन जाएगा कि बी हो और ए ना हो। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन का मतलब है एग्जैक्टली एक इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, एग्जैक्टली एक ही इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट। अब सुनो ध्यान से, एग्जैक्टली एक इवेंट की बात करें तो या तो ये वाला पूरा हिस्सा आएगा और ये वाला पूरा हिस्सा आएगा, बस, क्योंकि यही दोनों वो हिस्से हैं जहां केवल एक इवेंट हो रहा है। यहां केवल ए हो रहा है, यहां केवल बी हो रहा है। डायग्राम गंदा नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली एक इवेंट की, ठीक है, तो ए को जोड़ लेते हैं, ए को जोड़ने से दोनों हिस्से एक एक बार आ गए, प्लस बी को जोड़ लेते हैं, बी को जोड़ने से एक बार आ गया, ये दो बार आ गया, लेकिन अपन को बीच वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो 2 टाइम्स घटा दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आपके पास बीच वाला हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया, तो आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन इवेंट। यहीं पर अगर मैं बात करूं पांचवें फॉर्मूले की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जीरो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट, एक भी इवेंट ना हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ना ए हो ना बी हो, एक भी इवेंट ना हो की प्रोबेबिलिटी अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एटलीस्ट वन इवेंट हो जाए, 1 माइनस एक कुछ भी ना हो, नन इज इक्वल टू 1 माइनस एटलीस्ट वन। भाई कम से कम एक इवेंट हो रहा है, उसको 1 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा? एक भी इवेंट नहीं हो रहा। एक भी इवेंट ना हो इज इक्वल टू 1 माइनस कम से कम एक इवेंट हो जाए, कम से कम एक इवेंट हो जाए यानी ए यूनियन बी। वैसे भी यहां से भी देख सकते हैं, वेन डायग्राम से देखें, नो इवेंट वाला ये हिस्सा है और ये पूरा सैंपल स्पेस है,
तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सैंपल स्पेस का ही कोई ना कोई आउटकम आएगा। तो यहां पर देखें तो अगर अपन यहां बात करें कि एक भी इवेंट ना हो, तो एक भी इवेंट ना होने ये है, ये हिस्सा है जो कि बन जाएगा 1 माइनस ये वाला हिस्सा, कि कम से कम एक हो जाए, यानी 1 माइनस ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ध्यान से देखना है, अगर कोई हमसे बोल दे ए एंड बी आर इक्वी लाइकली, अगर किसी ने हमसे बोला ए एंड बी इक्वली लाइकली है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दो चीजें इक्वली लाइकली होंगी तो यानी इक्वी प्रोबेबल होंगी, यानी उनके होने की संभावना सेम होगी, सेम प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर उनके होने की संभावना सेम है, दो चीजें इक्वली लाइकली हैं, तो पी ए इक्वल टू पी बी। अगर कोई आपसे बोले ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर किसी ने आपसे बोल दिया ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब है ए और बी साथ में हो ही नहीं सकते। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 है। इस केस में आपको जो वेन डायग्राम है वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, दोनों अलग अलग ए और बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कैन नॉट ऑकर टुगेदर। अगर दो चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो सांप नेवले हैं, हेड टेल हैं, दिन रात हैं, एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर आपसे किसी ने बोला कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इस शब्द का यह मतलब हो गया कि भैया ए और बी साथ में नहीं हो सकते, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन ही नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 है। अभी 3-4 बातें और हैं, पहले इनको कॉपी करें तो मैं बताऊं। कॉपी करिए।